नमस्ते मित्रों, टारगेट कोचिंग क्लासेस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल और राजस्थान के भूगोल के अंदर अपन क्या पढ़ रहे थे? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को अपन ने कितने भागों में बांटा था? दो भागों में। पहला भाग कौन सा था और दूसरा शुष्क मैदानी प्रदेश या शुष्क रेतीला प्रदेश, और दूसरा था अर्धशुष्क प्रदेश। ठीक है, इस पूरे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को कौन सी संवर्षा रेखा दो भागों में बांटती है? 25 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को कितने भागों में बांटती है? दो भागों में बांटती है। शुष्क मैदानी प्रदेश की पश्चिमी सीमा का निर्धारण कौन सी संवर्षा रेखा जो किस से गुजरती है? जैसलमेर से गुजरती है। फिर अगर आप बात करें कि अर्धशुष्क मैदानी प्रदेश की पूर्वी सीमा का निर्धारण कौन करता है? 40 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा। और पश्चिमी सीमा का निर्धारण कौन करता है? 25 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा। ठीक है, फिर अपन ने बात की थी कि दूसरा जो प्रदेश है उसकी अपन ने बात की थी, कौन सा था? शुष्क हो गया, अर्धशुष्क हो गया। उसके बाद में अर्धशुष्क प्रदेश, अर्धशुष्क प्रदेश को कितने भागों में बांट दिया? 4 भागों में। पहला कौन सा था? घग्गर प्रदेश, दूसरा शेखावाटी प्रदेश, तीसरा नागौरी उच्चभूमि और चौथा गोडवाड़ प्रदेश। गोडवाड़ प्रदेश 4 भागों में बांटा था। सबसे पहला कौन सा था? घग्गर प्रदेश। घग्गर प्रदेश के अंदर कौन सी नदी बहती है? घग्गर नदी। इसका घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? नाली कहलाता है। यहाँ पे मुख्य जो नहर है वो कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर यहाँ की मुख्य नहर है। ठीक है, यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है वो कौन सी है? मरुद्भिदिया क्या बोलते हैं? जीरोफाइट वनस्पति पाई जाती है। यहाँ पे जो अपन ने बात की थी मिट्टी है वो कैसी है? एंटीसोलिया एरिडोसोल पाई जाती है। फिर अपन ने बात की थी वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर ये दो प्रकार की होगी। ठीक है, हाँ, दो प्रदेशों में बांट दिया था अपन ने, BWHW। BWHW क्या था? शुष्क, और BSSW अर्धशुष्क प्रदेश। ठीक है, फिर अपन ने बात की थी दूसरा कौन सा है? शेखावाटी। शेखावाटी प्रदेश में कौन सी नदी है? आंतली नदी। और इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। हाँ, पक्के कुएं और कच्चे कुएं। तो क्या मेन पक्के नाड़ा कहते हैं, पक्के कुओं को नाड़ा कहते हैं और कच्चे कुओं को जोड़ कहते हैं। ठीक है, सर कहते हैं। बरखान क्या था? अर्धचंद्राकार बालू को स्तूपों क्या बोलते हैं? बरखान तो सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? बालेरी चूरों में पाए जाते हैं। ठीक है, फिर अपन बात करें तो नागौरी उच्चभूमि। कौन सी है? नागौरी उच्चभूमि। इसमें क्या है नागौरी उच्चभूमि में? एक तो कुबड़ पट्टी है। ठीक बात है, कुबड़ पट्टी है। तो नागौरी उच्चभूमि के अंदर कौन से किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? नागौरी उच्चभूमि है, इस पे किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? पता है क्या? कायांतरित और अवसादी चट्टानें। कौन सी चट्टानें पाई जाती है? कायांतरित और अवसादी चट्टानें। कायांतरित चट्टानें और अवसादी चट्टानें। अगर आपसे पूछ ले जाए नागौरी उच्चभूमि को अपन वैसे कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो मकराना श्रेणी कह सकते हैं, एक मांगरोल श्रेणी कह सकते हैं, और एक जायल श्रेणी कह सकते हैं। नागौरी उच्चभूमि को अपन कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 पर क्या कह सकते हैं? मकराना, मांगरोल और जायल, 3 भागों में बांट सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए
कायांतरित जो चट्टानें होती है उनमें क्या मिलता है? कायांतरित चट्टानों में क्या मिलता है? तो मार्बल मिलता है। संगमरमर है वो कौन सी चट्टानों में मिलता है? कायांतरित चट्टानों को रूपांतरित चट्टानें भी कहते हैं। ठीक है, तो इन कायांतरित चट्टानों में मैं सब लिखाऊंगा, है ना। कायांतरित चट्टानों में टेंशन मत करो तुम, है ना। हम बहुत जल्दी टेंशन में आ जाते हैं, छूट ना जाए कोई, कुछ नहीं छोड़ेंगे, एक चीज भी नहीं छोड़ेंगे, है ना। बस आराम से करो तुम। यहाँ पूरा का पूरा कोर्स पूरा बढ़िया तरीके से पढ़ाया जाएगा। मैं पढ़ा रहा हूँ तो पूरा का पूरा पढ़ाऊंगा और एक भी चीज छोड़ूंगा नहीं, ठीक है ना। दिमाग में एकदम बिना टेंशन बना पढ़ने से चीजें एकदम से अंदर चली जाती है ना। टेंशन, बिल्कुल टेंशन फ्री होके पढ़ो आराम से। तो अपन ने बात की कौन सी चट्टानें हैं? कायांतरित चट्टानें। और कायांतरित चट्टानों में क्या मिलता है? कायांतरित चट्टानें, कायांतरित चट्टानें। और यहाँ पे क्या मिल रहा है? संगमरमर या मार्बल बोल सकते हैं, ठीक है। तो संगमरमर, कायांतरित चट्टानें। और कायांतरित चट्टानें कौन सी श्रेणी में पाई जाती है? मकराना श्रेणी के अंदर। कायांतरित चट्टानें कौन सी श्रेणी में पाई जा रही है? मकराना श्रेणी के अंदर कायांतरित चट्टानें पाई जाती है, जिसमें क्या मिलता है? संगमरमर मिलता है। समझ में आएगी बात। अगर दूसरी बात करें अवसादी चट्टानें, अवसादी चट्टानें। अवसादी जो चट्टानें होती है वो कौन से क्षेत्र में पाई जाएगी? मांगरोल क्षेत्र के अंदर। अवसादी चट्टानें मांगरोल क्षेत्र में पाई जाती है। और यहाँ पर क्या मिलता है? क्या मिलता है? जिप्सम। क्या मिलता है? जिप्सम पाया जाता है, जिप्सम, ठीक है। और तीसरी कौन सी श्रेणी है? जायल श्रेणी। और यहाँ पे क्या है? जायल श्रेणी में क्या है? वो कुबड़ पट्टी यही है क्या? जायल क्षेत्र के अंदर, है ना। तो यहाँ पर वो पानी फ्लोराइड, फ्लोराइड की समस्या है। यहाँ पे जो समस्या है वो क्या है? फ्लोराइड। यहाँ के पानी में फ्लोराइड की मात्रा क्या है? अधिक है। तो फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने की वजह से क्या होता है? हाँ, फ्लोरोसिडोज हो जाती है, हड्डियां क्या हो जाती है? हाँ, कुबड़ लोगों के क्या निकल जाते हैं पीछे? कुबड़ निकल जाती है ना। और बाकी हो जाते हैं ऐसे। तो बांका पट्टी भी इसी बाकी हो जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? बांका पट्टी भी बोलते हैं, कुबड़ पट्टी भी बोलते हैं, बांका पट्टी बोलते हैं, कुबड़ पट्टी बोल सकते हैं। समझ आ गई बात। तो लिखो पहले, सबसे पहले लिखो नागौरी उच्च भूमि। हेडिंग डालो नागौरी उच्च भूमि। नागौर डीडवाना कुचामन में, नागौरी उच्च भूमि में लिखो नागौर डीडवाना कुचामन में अरावली से अलग, नागौर डीडवाना कुचामन में अरावली से अलग, अरावली से अलग अवसादी तथा कायांतरित चट्टानों, अवसादी तथा कायांतरित, अवसादी तथा कायांतरित चट्टानों में, अवसादी तथा कायांतरित चट्टानों से निर्मित, अवसादी तथा कायांतरित चट्टानों से निर्मित उच्च भूमि को नागौरी उच्च भूमि कहते हैं। अवसादी तथा कायांतरित चट्टानों से निर्मित उच्च भूमि को, अवसादी तथा कायांतरित चट्टानों से निर्मित क्या बोलते हैं? नागौरी उच्च भूमि कहते हैं। नागौरी उच्च भूमि कहते हैं, नागौरी उच्च भूमि कहते हैं। नंबर 1 मकराना श्रेणी। नंबर 1 पे डालो मकराना श्रेणी। नंबर 1 पे लिखो मकराना श्रेणी। मकराना श्रेणी। इस श्रेणी में, इस श्रेणी में कायांतरित चट्टानें पाई जाती है। इस श्रेणी में कायांतरित चट्टानें पाई जाती है, कायांतरित चट्टानें पाई जाती है, जिसमें, जिसमें संगमरमर या मार्बल पाया जाता है, जिसमें
संगमरमर या मार्बल पाया जाता है? संगमरमर या मार्बल पाया जाता है। दूसरी लिखो मांगलोद श्रेणी। यह अवसादी चट्टानों से निर्मित है। यह अवसादी चट्टानों से निर्मित है। अवसादी चट्टानों से निर्मित है, जिसमें जिसमें जिप्सम पाया जाता है। जिसमें जिप्सम पाया जाता है। कोट इसी एरिया के अंदर, ये नागौर में कोट मांगरोद जाइल के आसपास, नागौर ही हो गया, नागौर उस इसी के अंदर ही आएगा। ठीक है। एक सफेद सीमेंट का कारखाना कहाँ पे है? कोट मांगरोद में है क्या? है ना? है। तो तीसरा लिखो जायल श्रेणी। जायल श्रेणी। फ्लोराइड युक्त जल पट्टी है जायल श्रेणी। फ्लोराइड युक्त फ्लोराइड युक्त जल पट्टी है। फ्लोराइड युक्त जल पट्टी है। फ्लोराइड युक्त जल पट्टी जायल श्रेणी के अंदर है। तो बताओ फ्लोराइड की समस्या से सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा है? ना, सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है? नागौर। तो फ्लोराइड की समस्या से लिखो, फ्लोराइड की समस्या से सर्वाधिक प्रभावित जिला नागौर है। सर्वाधिक प्रभावित जिला नागौर है। तो जाइल जाइल है। जाइल क्या? हाँ, पेटवा अभी तो फाइनल नहीं है। जायल और अजमेर। ठीक है। तो अजमेर में यहाँ पे पुष्कर। ठीक है। तो जायल से पुष्कर के मध्य ये फ्लोराइड की समस्या है। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पट्टी है इसको क्या बोलते हैं? कुब्बड़ पट्टी बोलते हैं। ठीक है। बांका पट्टी या कुब्बड़ पट्टी बोलते हैं। जायल से पुष्कर के मध्य लिखो, जायल से पुष्कर के मध्य, जायल से पुष्कर के मध्य फ्लोराइड युक्त जल पट्टी को कुब्बड़ पट्टी कहते हैं। पुष्कर के मध्य फ्लोराइड युक्त जल पट्टी को कुब्बड़ पट्टी कहते कुब्बड़ पट्टी कहते हैं। ठीक है। हो गया। पहला प्रदेश कौन सा था? पहला प्रदेश, दूसरा, तीसरा और चौथा? गोडवाड़ प्रदेश। गोडवाड़ प्रदेश। तो गोडवाड़ प्रदेश के अंदर कौन कौन शामिल होते हैं? कौन से प्रदेश को गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं?
सांचौर, सांचौर हो गया, जालोर और पाली और ये बताओ, एक बात बताओ, जोधपुर पश्चिम और जोधपुर पूर्व है, इसके अंदर ग्रामीण वाला कौन सा है? ये हाँ ना, तो ये दो भागों में बांट दिया जैसे ग्रामीण और शहरी के अंदर जोधपुर को। तो ये वाला जोधपुर पूर्व वाला है क्या ग्रामीण? नहीं, अब आप ये जोधपुर शहर, इसको शहर बोलेंगे क्या पश्चिम वाली भाग को? जैसे जोधपुर को दो भागों में बांट दिया, जोधपुर ग्रामीण और जोधपुर शहर, ठीक है। तो ये जो जोधपुर ग्रामीण है ना, ये इसके अंदर शामिल होगा, किसमें? गोडवाड़ प्रदेश के अंदर, जोधपुर ग्रामीण पाली, ठीक है। उसके बाद में जालोर, सांचौर, बाड़मेर, बालोद। और ये गोडवाड़ प्रदेश, गोडवाड़ प्रदेश क्यों कहलाता? हाँ, लूनी नदी का क्या है? प्रवाह क्षेत्र। इस पूरे प्रवाह क्षेत्र को क्या बोलते हैं? और यहां पर किसका राज था पहले? इस प्रदेश पर किसका राज था जिसकी वजह से ये प्रदेश गोडवाड़ प्रदेश कहलाया? गोड राजपूतों का यहाँ पर क्या अधिकार था, इसलिए प्रदेश क्या कहलाया? प्रदेश। और लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र है पूरा का पूरा ही लूनी बेसिन बोलते हैं। लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या बोलते हैं? लूनी बेसिन बोलते हैं। समझ में आई की बात? तो लिखो अगला हेडिंग, गोडवाड़ प्रदेश। गोडवाड़ प्रदेश, लूनी नदी के आसपास का क्षेत्र, लूनी नदी के आसपास का क्षेत्र जहां गोड राजपूतों का अधिकार था, लूनी नदी के आसपास का क्षेत्र जहां गोड राजपूतों का अधिकार था, गोडवाड़ प्रदेश कहलाता है। गोडवाड़ प्रदेश कहलाता है। इसमें पाली, इसमें पाली, जोधपुर ग्रामीण, पाली, जोधपुर ग्रामीण, जालोर, सांचौर, जालोर, सांचौर, बालोतरा, बाड़मेर क्षेत्र शामिल है, क्षेत्र शामिल है। कितने हो गए? 5। कितने हो गए? 6 हो गए। कौन कौन से हो गए? 6। पाली, जोधपुर ग्रामीण, 6 हो गए, ठीक है। तो ये कौन सा एरिया हो गया? गोडवाड़ प्रदेश, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा क्षेत्र को नेहटा कहते हैं, नेहटा, नेहटा किसको बोलते हैं? नेहटा क्या होता है पहले ये बताओ, नेहटा या नेस्टा? नेहटा या नेस्टा, नेहटा या नेस्टा किसको बोलते हैं? क्या है ये, पता है क्या? वर्षा जल संग्रहण की एक विधि है, नेहटा या नेस्टा। वर्षा का जल संग्रहण करने की क्या है? एक विधि है। तो मैं लिखाऊंगा अभी नेहटा या नेस्टा, बताऊंगा पूरा के बताओ, पूरा ही लिखाऊंगा। नेहटा या नेस्टा क्या है? वर्षा जल संग्रहण की विधि है। तो जालोर से सांचौर का जो एरिया है ना, यहाँ पर वर्षा जल संग्रहण की पद्धति या विधि को क्या बोलते हैं? नेहटा या नेस्टा। देखो नेहटा या नेस्टा।
गोडवाड़ प्रदेश में, गोडवाड़ प्रदेश में जालोर से सांचौर, जालोर से सांचौर में, जालोर से सांचौर में वर्षा जल संग्रहण की पद्धति को नेटा या नेस्टा कहते हैं। छप्पन की पहाड़ियां बालोतरा में है या बालोतरा से है शुरू होती है? छप्पन की पहाड़ियां कहां पर स्थित है? अगर ये पूछा जाए तो क्या बताओगे? हाँ, अब देखो, छप्पन ये पहाड़ियां हैं पूरी, तो ये पहाड़ियां सिवाना से बाड़मेर तक है। कहां से शुरू होती है? सिवाना से बाड़मेर तक तक तो पहाड़ियां, उनको किस नाम से जानते हैं? छप्पन की पहाड़ियां। तो लिखो छप्पन की पहाड़ियां, छप्पन की पहाड़ियां सिवाना से बाड़मेर तक स्थित, सिवाना से बाड़मेर तक, बालोतरा, बाड़मेर थोड़ी, बालोतरा, बाड़मेर नहीं आएगा, बालोतरा तक, बाड़मेर नहीं, सिवाना से बालोतरा तक क्या हुआ? बालोतरा होगा। सिवाना से बालोतरा तक छप्पन गुंबदाकार पहाड़ियों का, ये कैसे आकृति है? गुंबद की आकृति ऐसे होती है, गुंबद देखा होगा, ऐसे डोम होता है गुंबद। छप्पन गुंबदाकार पहाड़ियों को डोम देखा होगा, गुंबद, इसलिए इसको नाम गुंबदाकार पहाड़ी। छप्पन गुंबदाकार पहाड़ियों को छप्पन की पहाड़ियां कहते हैं। एक है पीपलूद गांव, यहां पर एक गांव है पीपलूद गांव। ये पीपलूद गांव क्यों प्रसिद्ध है? गणेश्वर महादेव का। और बताओ कुछ है? आज ही पढ़ा है। पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू, हाँ, पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू या लघु माउंट आबू बोल सकते हैं। तो लिखो पीपलूद, पीपलूद। सिवाना के निकट, सिवाना के निकट छप्पन की पहाड़ियों में, किसके निकट है? सिवाना के निकट छप्पन की पहाड़ियों में, सिवाना के निकट छप्पन की पहाड़ियों में पीपलूद गांव स्थित है, पीपलूद गांव स्थित है, जिसे पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू कहा जाता है। जिसे पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू कहा जाता है, पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू कहा जाता है। अगर पूछ लिया जाए पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो पीपलूद गांव में सर्वाधिक वर्षा होती। पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा पीपलूद गांव में होती। देख लो, पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा पीपलूद गांव में होती।
एक नाकोड़ा पर्वत है, और यहाँ पर एक नाकोड़ा भैरव मंदिर है। जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर को समर्पित है? 23वें तीर्थंकर कौन थे? अरे 24वें महावीर स्वामी के 24वें तीर्थंकर है ना, पार्श्वनाथ थे ना। अभी ये छोटी छोटी चीजें गलत मत किया करो। महावीर स्वामी को उतने नंबर के, एक नंबर पे कौन थे? ऋषभ थे। हाँ ठीक है। तो बालोतरा के पास में क्या स्थित है? 56 की पहाड़ियों में क्या पाया जा रहा है? नाकोड़ा पर्वत है, जिसमें नाकोड़ा भैरव मंदिर स्थित है। तो लिखो बालोतरा के पास 56 की पहाड़ियों में बालोतरा के पास 56 की पहाड़ियों में नाकोड़ा पर्वत स्थित है। 56 की पहाड़ियों में नाकोड़ा पर्वत स्थित है, जिसमें नाकोड़ा भैरव मंदिर स्थित है, जिसमें नाकोड़ा भैरव मंदिर स्थित है। जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को समर्पित है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को समर्पित है। तेईसवें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को समर्पित है। पार्श्वनाथ को समर्पित। जसवंतपुरा की पहाड़ियां कहां पर स्थित है? जालौर में। बिल्कुल सही है, जालौर में जसवंतपुरा की पहाड़ियां अरावली का ही हिस्सा है, जिनको क्या बोलते हैं? जसवंतपुरा की पहाड़ियां। लिखो जसवंतपुरा की पहाड़ियां। जसवंतपुरा की पहाड़ियां। जसवंतपुरा की पहाड़ियां। ये पहाड़ियां जालौर में स्थित है। ये पहाड़ियां जसवंतपुरा की पहाड़ियां जालौर में स्थित। तो बताओ पश्चिमी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पश्चिमी राजस्थान का सबसे ऊंची। कौन सी होगी? नाकोड़ा पर्वत एक नंबर पे। दो नंबर पे क्या होगा? नाकोड़ा पर्वत। दो नंबर पे क्या करोगे? ऐसे स्थित रहता। एक नंबर पे नाकोड़ा पर्वत। दो नंबर पे इसराना बाकर। एक का नाम है रोजा बाकर। इसराना बाकर, रोजा बाकर। एक का नाम है सुंडा पर्वत। 5 नंबर पे लिखो, 5 नंबर पे है सुंडा पर्वत। और 4 नंबर पे एक पहाड़ी और है, जिसको बोलते हैं सुंदा। सुंदा नहीं, सुंदा पर्वत है, सुंदा। सारोला पर्वत। सुंधा पर्वत है, सुंडा नहीं है, सुंधा पर्वत है, सुंधा। और एक है सारोल।
नाकोड़ा पर्वत, इसराना बाकर, रोजाना बाकर, जारोला पर्वत। जारोला पर्वत, ये क्रम है इनका, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, चले आगे। तो अपन ने बात की थी पश्चिमी रेतीला प्रदेश। पश्चिमी रेतीला प्रदेश को अपन ने कितने भागों में बांटा था? पहला कौन सा था? फालुका स्तूप, हाँ, खरसोस प्रदेश। फिर हाँ, इसमें कितने बांटा था? फिर ये तो 2 कर लेना आप यहाँ पे। पहले अपन इसकी बात करते हैं, बालू का स्तूप युक्त और बालू का स्तूप मुक्त। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश को अपन ने किस नाम से जाना था? बालू का स्तूप, इसको युक्त को इर्ग के नाम से जाना था, और इसको किस नाम से जाना था? हमादा के नाम से जाना। हमादा क्या होता है? मरुस्थल ना हो तो हमादा तो एक तरह का मरुस्थल ही है, बालू का स्तूप नहीं है। बालू का स्तूप युक्त और बालू का स्तूप ये होते हैं ना खड़े, तो बालू का स्तूप बालू नहीं है वहां पे, तो क्या है फिर? पथरीला। कैसा है? पथरीला मरुस्थल है, तो उसको क्या बोलते हैं? बालू का स्तूप नहीं है इसे, यहाँ पे पथरीला जो मरुस्थल है उस पथरीले मरुस्थल को क्या बोलते हैं? हमादा बोलते हैं। तो हमादा का मतलब क्या हो गया? है तो मरुस्थल, लेकिन मरुस्थल कैसा है? मरुस्थल ये नहीं कह सकते कि मरुस्थल का मतलब रेत ही है तो मरुस्थल है। अरे हम तो आम आदमी क्या कहेगा? मरुस्थल है। पत्थर को वो मरुस्थल नहीं मानेगा, वो क्या मानेगा कि रेत है मरुस्थल, तो हम उसी को कहते हैं। लेकिन पत्थर का भी क्या होता है? मरुस्थल होता है। उसको किस नाम से जानते हैं? हमादा के नाम से जानते हैं। तो हेडिंग डालो हमादा। हमादा एक जगह है पोखरण, इसके नीचे है बालोतरा, और एक है यहाँ पे फलौद। ये ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल ही क्या है? हमादा। ये ट्रायंगल ही क्या है? हमादा है। तो लिखो पोखरण फलोदी बालोतरा के मध्य, पोखरण फलोदी बालोतरा के मध्य, बालोतरा के मध्य त्रिभुजाकार पथरीला चट्टानी मरुस्थल हमादा कहलाता है। त्रिभुजाकार पथरीला मरुस्थल हमादा कहलाता है। तो यहां पर इस एरिया के अंदर सबसे अधिक संभावना किसकी है? सबसे अधिक संभावना किस चीज की है? यहाँ पे सौर ऊर्जा की विपुल संभावना है। यहाँ पे सौर ऊर्जा की विपुल संभावना है, और सौर ऊर्जा के लिए अक्षय ऊर्जा निगम ने किसकी स्थापना की है? यहाँ पे सेज, सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेस जोन, सेज सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेस जोन की यहाँ पे स्थापना की है, क्योंकि गर्मी है, ठीक है, तो धूप बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे अक्षय ऊर्जा निगम ने यहाँ पे सौर सेज की स्थापना की है।
ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको अमादा बोलते हैं। यहाँ पर सौर ऊर्जा की विपुल संभावना है, यहाँ पर सौर ऊर्जा की विपुल संभावना है, सौर ऊर्जा की विपुल संभावना है। अक्षय ऊर्जा निगम ने, अक्षय ऊर्जा निगम, अक्षय ऊर्जा निगम ने, अक्षय ऊर्जा निगम ने SEEZ फुल फॉर्म लिख लो कोष्टक के अंदर, सोलर एनर्जी इंटरप्राइजेज जोन, सोलर एनर्जी इंटरप्राइजेज जोन, सोलर एनर्जी इंटरप्राइजेज जोन की स्थापना की। सोलर एनर्जी इंटरप्राइजेज जोन की स्थापना की है। एक होता है रेग, है ना, तो एक तो पथरीला मरुस्थल हो गया, उस पथरीले मरुस्थल को क्या बोल दिया गया, हमादा बोल दिया गया। अब हमादा के चारों तरफ जो मिश्रित मरुस्थल होता है, उस मिश्रित मरुस्थल को किस नाम से जानते हैं, रेग के नाम से। पथरीला मरुस्थल क्या कहलाता है, और मिश्रित मरुस्थल, हमादा के चारों तरफ का जो मरुस्थल है उसको किस नाम से जानते हैं, रेग के नाम से जानते हैं। ये मिश्रित है, ठीक है। और उसके बाद कौन सा हो जाएगा, इर्ग, उसके बाद में इर्ग, वो कैसा मरुस्थल है, रेतीला है ना, तो वो बाद में क्या हो जाएगा, इर्ग, ठीक है। तो लिखो 2 नंबर पे रेग, हमादा के चारों तरफ, हमादा के चारों तरफ स्थित मिश्रित मरुस्थल को रेग कहते हैं। हमादा के चारों तरफ स्थित मिश्रित मरुस्थल को रेग कहते हैं। और लास्ट में लिखो इर्ग, लास्ट में लिखो इर्ग। शुष्क रेतीले मैदान में, शुष्क रेतीले मैदान में बालू का स्तूप युक्त मरुस्थल को इर्ग कहते हैं, बालू का स्तूप युक्त मरुस्थल को इर्ग कहते हैं। तो 3 टाइप के मरुस्थल की अपन ने चर्चा कर ली। सबसे पहले मरुस्थल होता है उसको क्या बोलते हैं, हमादा, जो क्या होता है, पथरीला होता है। उसके बाद में चारों तरफ का जो मरुस्थल होता है उसको किस नाम से जानते हैं, रेग के नाम से जानते हैं, जो मिश्रित होता है। और तीसरे टाइप का जो मरुस्थल होता है तो कौन सा होता है, इर्ग होता है। बालू का, बालू वाला कौन सा हो गया, इर्ग, ठीक है। तो इस तरह से अपन ने आज किसकी चर्चा की है, गोडवाड़ प्रदेश की चर्चा कर ली अपन ने, ठीक है। नागौरी उच्च भूमि की चर्चा कर ली, ठीक है। और उस प्रदेश की अपन ने चर्चा बाकी कल। ओके, थैंक यू।